नमस्कार, मैं अधिवक्ता सोनाली भट्टाचार्य जी आज फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। विवाह पूरी दुनिया में विवाह को एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार के रूप में माना गया है। यह एक महिला और पुरुष दोनों के संबंध को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी आवश्यक है। संतान उत्पत्ति के दृष्टिकोण से भी विवाह महत्वपूर्ण है। संसार को आगे बढ़ाने के लिए भी विवाह का एक बहुत बड़ा अस्तित्व रहा है। हिंदुओं में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है, वहीं मुसलमानों में इसे एक संवाद के रूप में देखा जाता है, लेकिन अंत में इसका उद्देश्य है संसार को आगे बढ़ाना। यदि आज हम बात करें विवाह के अनुभव के बारे में, तो अलग अलग लोगों को विवाह को लेकर अलग अलग अनुभव हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए बहुत सुखदायी है तो कुछ लोगों के लिए बहुत ही दुखदायी है। अलग अलग लोगों के साथ विवाह का जो वैवाहिक संबंध जो है वो काफ़ी अलग होता है। लेकिन आज हम विवाह के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे तलाक के विषय में। तलाक क्या है, हिंदुओं में तलाक की क्या क्या मान्यताएं हैं, कानूनी व्याख्या का तलाक के विषय में क्या है, तलाक के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या है, जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स में क्या अंतर है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स क्या क्या है, इंटरिम मेंटेनेंस किसे कहते हैं, ऐसे कौन कौन से डिवोर्स के ग्राउंड है जो सिर्फ महिलाओं को दिए गए हैं, कौन कौन से ग्राउंड है जो महिलाएं और पुरुष दोनों को प्राप्त है, और बात करेंगे म्यूचुअल कंसर्न ऑफ डिवोर्स क्या है, और अंत में हम बात करेंगे कि आफ्टर डिवोर्स तो कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन है उस विषय में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पूर्व हिंदू विधि में तलाक के विषय में किसी प्रकार की व्याख्या नहीं की गई थी। पहले हिंदू विवाह को एक अवांछनीय यानी कि अविच्छिन्न या फिर यूं कहें कि विवाह विच्छेद के संबंध में किसी प्रकार का प्रावधान नहीं था। लेकिन 1955 में जब विवाह अधिनियम का गठन किया गया तो इसमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन करके इसे जोड़ा गया, इस तलाक के प्रावधान को जोड़ा गया। इससे पहले की व्यवस्था ऐसी थी कि महिलाएं कई तरह की समस्याओं से जूझ रही थी, लेकिन उनके साथ किसी प्रकार की कानूनी सहायता उन्हें नहीं प्राप्त थी। उनके साथ ऐसा भी हो रहा था कि व्यभिचार या यूं कहें अत्याचार हो रहा था, उनके साथ घरेलू हिंसा हो रही थी, उनका अभित्याग भी किया जा रहा था, पति कई सारे दूसरी विवाहें करने का अधिकार रखते थे। तो इस तरह की कई सारी परिस्थितियां थी जिससे महिलाएं गुजर रही थी, लेकिन वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन 1955 में जब विवाह अधिनियम में तलाक को जोड़ा गया तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन इसे माना गया और महिलाओं को यह हक दिया गया कि अगर उनके साथ किसी प्रकार का इस तरह का अन्याय हो रहा हो तो वो उसके लिए खड़े हों। ऐसा नहीं है कि तलाक सिर्फ महिलाओं के लिए ही बनाया गया प्रावधान है, यह पुरुषों को भी उतना ही हक देता है अपने हक के लिए खड़े होने का। तो चलिए तलाक के विषय में आज हम बात करते हैं, इसके विषय में जानते हैं। धारा 13 उन परिस्थितियों का वर्णन करता है जिसके अंतर्गत तलाक का अधिकार है, लेकिन धारा 14 तलाक के उपबंधों को थोड़ा कठिन बनाता है। इसके अनुसार यदि आप 1 साल के भीतर यानी विवाह के 1 साल के अंदर तलाक लेते हैं तो इसके लिए बहुत ही सटीक कारण होना आवश्यक है। आपके साथ बहुत ही ज़्यादा कष्टपूर्ण व्यवहार हुआ हो या फिर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो कि अब साथ रहना बहुत मुश्किल है, तभी आप तलाक की अर्जी दे सकते हैं। इसको कठिन बनाता है धारा 14। अब आते हैं जुडिशियल सेपरेशन और विवाह में क्या अंतर है या जुडिशियल सेपरेशन क्या है। हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत ऐसा प्रावधान था कि कोई भी कपल जो तलाक चाहता था वह पक्षकार न्यायिक पृथक्करण या जुडिशियल सेपरेशन की धारा पारित होने के 2 साल के बाद तलाक की अर्जी दे सकता था, और जिस पक्षकार के विरुद्ध यह डिग्री पारित होती है वह इसके विरुद्ध आवेदन नहीं कर सकता था। यानी अगर आप शादी के बाद भी अपने पति से अलग रह रहे हो और लंबे समय से अलग रह रहे हो जिसकी अवधि 2 वर्ष है, तो जुडिशियल सेपरेशन का पीरियड उसे कहा जाएगा। और इसके लिए आप इसके बाद अगर आपको ऐसा लगे कि आप साथ नहीं रह सकते हैं तो आप तलाक की अर्जी दे सकते थे। लेकिन अब इस अवधि को घटा दिया गया है, 1976 में संशोधित किया गया, और डिवोर्स की जो डिग्री है उसे माने जुडिशियल सेपरेशन का जो पीरियड है उसके बाद आप 1 साल के अंदर भी डिवोर्स की मांग कर सकते हैं। ऐसा प्रावधान बनाया गया और इसके खिलाफ अर्जी भी की जा सकती है। इस कालावधि के बीच किसी भी प्रकार की आपसी सहमति से विवाह आगे बढ़ाने का फैसला ना किया गया हो
पुनः आरंभ की कोई गुंजाइश ना हो और दोनों पक्षकार विवाह विच्छेद हेतु याचिका दायर कर सकता है या कोई एक भी पक्षकार इसके विरुद्ध याचिका दायर कर सकता है। इस प्रकार इस सिद्धांत को मान्यता दी गई कि जहां विवाह संबंध टूट गया है और दोनों के बीच पुनः सहवास स्थापित करने की कोई आशा नहीं बची, तब वहां समाज के हित को नजर रखते हुए उनके विवाह को अंत किया जा सकता है। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल सेपरेशन एंड डिवोर्स। न्यायिक पृथक्करण जिसे हम हिंदी में कहेंगे, अधिकार एवं कर्तव्य को कुछ समय के लिए इसमें निलंबित होता है, लेकिन अगर एक बार विवाह विच्छेद हो गया यानी डिवोर्स हो गया तो इसमें विवाह हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। तो अधिकार और कर्तव्य जो एक दूसरे के पति पत्नी के होते हैं वो पहले ही समाप्त हो चुके होते हैं, लेकिन जुडिशियल सेपरेशन में जो है वो अधिकार और कर्तव्य दोनों बने रहते हैं। जुडिशियल सेपरेशन में संपत्ति में अधिकार पत्नी या पति का पूर्ण रूप होता है, विवाह विच्छेद में यह अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। न्यायिक पृथक्करण में पत्नी पति के बीच पति पत्नी की हैसियत बनी रहती है, लेकिन डिवोर्स में पति पत्नी की पूर्ण रूप उनकी जो हैसियत है वो खत्म हो जाती है। न्यायिक पृथक्करण में स्वयं इसको समाप्त किया जा सकता है, माने जब आपको मन आए कि नहीं अब हमें आपसे सहमति से एक साथ रहना है, अब हमें साथ रहना चाहिए, तब आप इसको साथ रह सकते हैं या आप फिर से विवाह को स्थापित कर सकते हैं। लेकिन विवाह विच्छेद एक बार हो गया तो फिर आप इसको पुनर्स्थापित नहीं कर सकते। दूसरा विवाह नहीं कर सकते न्यायिक पृथक्करण की स्थिति में। यदि आप न्यायिक पृथक्करण में अलग रह रहे हैं तो आप किसी और से विवाह नहीं कर सकते, आप उसी बंधन में बंधे हुए रहते हैं जिसमें आप पति पत्नी पहले कहलाते थे, तो आप पति पत्नी ही कहलाएंगे। आप अपनी पत्नी को तलाक नहीं देकर विवाह नहीं कर सकते। और तलाक में क्या स्थिति है कि एक बार तलाक हो गया तो आप दूसरा पुनर्विवाह कर सकते हैं। अब आते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स क्या है। विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के अंतर्गत दाम्पत्य अधिकार की पुनर्स्थापना का प्रावधान किया गया है। इस धारा के अनुसार वास्तव में हिंदू विवाह के पक्षकारों को एक दूसरे के साथ रहने और सहवास करने का अधिकार है। वे एक दूसरे के बिना किसी भी युक्तायुक्त कारण के अलग नहीं रह सकते। धारा 9 के अंतर्गत इस अधिकार की पुनर्स्थापना के विषय में कहा गया है कि दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब पति या पत्नी में से कोई एक किसी भी युक्तायुक्त कारण के बिना एक दूसरे से अलग रह रहा हो। अब आते हैं तलाक। तलाक को 3 भागों में बांटा गया है। वे आधार जो पति पत्नी दोनों को दिए गए हैं, वे आधार जो सिर्फ पत्नियों को दिए गए हैं, पारस्परिक सहमति के साथ तलाक। धारा 1B के अंतर्गत विवाह के पक्षकारों के द्वारा विवाह के विघटन के लिए याचिका जिला न्यायालय में इस आधार पर प्रस्तुत किए जाते हैं। पहले मैं बता दूं कि ये जो अधिकार है ये पति पत्नी दोनों को बराबर रूप से दिए गए हैं। जारता यानी अडल्टरी, विवाह के बाद अपनी पत्नी या पति के अलावा किसी अन्य पुरुष या स्त्री से किसी भी प्रकार का शारीरिक संबंध बनाना जारता कहलाता है। इसके फॉर्मल एविडेंस प्रमाण करना संभव नहीं है, लेकिन इसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के रूप में साबित किया जा सकता है। क्रूरता यानी क्रूरलिटी, धारा 13 में मेंटल और फिजिकल दोनों को क्रूरलिटी के अंतर्गत रखा गया है। इस प्रकार की क्रूरता को आधार बनाया जा सकता है। शरीर के किसी भी अंग को, जीवन को, स्वास्थ्य को शारीरिक या मानसिक खतरा हो तो ऐसी स्थिति में यह आशंका लगाई जा सकती है कि उसके साथ क्रूरलिटी की व्यवहार किया गया है और ये एक डिवोर्स का मेन आधार बन सकता है। अभित्याग, अभित्याग का अर्थ है विवाह के एक पक्षकार का दूसरे पक्षकार को बिना उसकी सहमति के और बिना उचित कारण के अस्थायी रूप से छोड़ देना या त्याग देना। निम्नलिखित बातें आवश्यक है। बिना युक्तायुक्त कारण के अभित्याग, बिना सहमति, याचिका की इच्छा के विरुद्ध, याची के स्व इच्छा पूर्वक उपेक्षा के बिना, या त्याजन 2 वर्ष तक लगातार रहा हो। यदि 2 वर्ष तक लगातार अभित्याग कर दिया गया है तो इसके बाद आप डिवोर्स की मांग कर सकते हैं। धन परिवर्तन, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण आधार है डिवोर्स का।
विवाह के एक पक्षकार द्वारा हिंदू धर्म या किसी भी दूसरे धर्म में परिवर्तन करने पर उसका दूसरा पक्षकार डिवोर्स की मांग कर सकता है। मानसिक विकृति या मेंटली रिटायर्ड जो है उसके भी प्रावधान है। यदि विवाह का एक पक्षकार असाध्य रूप से विकृत चित्त या फिर मानसिक रूप से दुर्बल हो या लगातार या रुक रुक कर मानसिक रोग से पीड़ित हो रहा हो तो दूसरा पक्षकार विवाह विच्छेद की मांग कर सकता है। कोड, जिसे कि हम लेप्रोसी कहते हैं, जहां विवाह का एक पक्षकार याचिका प्रस्तुत किए जाने के समय कोड से पीड़ित रहा हो या आधार विवाह विच्छेद का अधिकार प्रदान करता है। इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो मानसिक विकृति और ये जो कोड की व्यवस्था है, यदि विवाह से पूर्व इस तरह की स्थिति बनती है कि वो विवाह से पूर्व मानसिक रोगी था या फिर उसे ऐसे भयंकर बीमारी थी जो कि पति या पत्नी से छुपाकर शादी की गई हो, तो इस कंडीशन में डिवोर्स की जो संभावना है वो बहुत ही मजबूत रहती है। ये बहुत ही मजबूत कारक बन जाता है कि विवाह से पूर्व अगर उनकी स्थिति ऐसी थी और छुपाकर विवाह किया गया हो। लेकिन यदि विवाह के बाद उनकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि उनकी मेंटल स्थिति ठीक नहीं है या मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है और उनको ऐसा कोई बीमारी है जो संक्रमित बीमारी है या फिर लेप्रोसी है, तो थोड़ा उसमें कठिन होता है डिवोर्स लेना, क्योंकि वो शादी के बाद ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं। लेकिन फिर भी इसमें डिवोर्स मिलने की संभावनाएं रहती हैं, लेकिन वो थोड़ी कठिन परिस्थितियां होती हैं। अब आते हैं संसार का परित्याग। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। संसार से परित्याग करना सिविल डेथ मानी जाती है, अतः संन्यास ग्रहण करना हिंदुओं में विवाह विच्छेद का एक आधार बन सकता है। यौन विकार, जहां विवाह का दूसरा पक्षकार संचारी यौन रोग से पीड़ित हो, यानी कि संक्रमित, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो सकता है, इस तरह की किसी बीमारी से पीड़ित हो तो याची विवाह विच्छेद का अधिकार रखता है। प्रकलिप्त मृत्यु यानी प्रिज्यूम्ड डेथ, जहां विवाह के एक पक्षकार के बारे में 7 वर्ष या उससे अधिक समय या उसके परिवार द्वारा या संबंधियों द्वारा कुछ सुना या जाना ना गया हो तो दूसरे पक्षकार को विवाह विच्छेद का अधिकार प्राप्त हो जाता है। न्यायिक पृथक्करण की अज्ञाप्ति यानी डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन, यदि कोई पक्षकार अपने विरुद्ध न्यायिक पृथक्करण की अज्ञाप्ति पारित होने के पश्चात 1 वर्ष तक या उससे अधिक समय तक सहवास का पुनः आरंभ नहीं करता है तो दूसरे पक्षकार के इस आधार पर विवाह विच्छेद का अधिकार प्राप्त होता है। ऐसे कौन कौन से अधिकार हैं जो महिलाओं को प्राप्त है? सिर्फ और सिर्फ पत्नियों को प्राप्त है। बहुविवाह, यदि पति ने अधिनियम के लागू होने के पूर्व विवाह कर लिया हो अथवा विवाह के पूर्व पति द्वारा विवाह की गई हो तो पहली पत्नी विवाह विच्छेद का अधिकार रखती है। यानी अगर पति पत्नी दोनों साथ में है और उसके बाद विवाह के बाद यदि पति किसी और स्त्री से विवाह कर लेता है तो इससे उसकी जो पहली पत्नी है वो विवाह विच्छेद का अधिकार प्राप्त करती है। और यदि ऐसा भी स्थिति है कि पत्नी को पता नहीं है कि पति पहले से शादीशुदा है और उसका विवाह उस व्यक्ति से हो जाता है तो भी वो विवाह विच्छेद का अधिकार रखती है। रेप एंड अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस बाय हस्बैंड, यदि पति किसी भी प्रकार का बलात्कार करता है या फिर किसी भी प्रकार का अननेचुरल अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता है तो भी पत्नी इसके लिए डिवोर्स अप्लाई कर सकती है। डिग्री ऑफ मेंटेनेंस क्या है? हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18 दंड और CRPC यानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत पति के विरुद्ध आदेश पारित किया जाता है तथा ऐसी स्थिति या डिग्री है 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक दोनों ने सहवास प्रारंभ ना किया हो तो पत्नी ऐसी स्थिति में विवाह विच्छेद कर सकती है। यानी ऐसी परिस्थितियां जिसमें पति अपनी वाइफ का मेंटेनेंस नहीं कर रहा हो या किसी भी प्रकार का उसे खर्चा या मासिक भत्ता ना दे रहा हो या फिर उसके किसी भी जैसे कि रोटी कपड़ा मकान ये 3 चीज़ें उसको मुहैया ना करा रहा हो तो ऐसी परिस्थितियों में भी पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस की भी मांग कर सकती है और साथ ही साथ उससे डिवोर्स का भी प्रावधान या फिर उसे डिवोर्स का भी हक मिल जाता है। यौन विकल्प यानी ऑप्शनल ऑफ प्यूबर्टी अगर हो,
जहाँ किसी स्त्री का विवाह 16 वर्ष या उससे कम उम्र यानी 15 वर्ष में हो गया हो या और उस आयु को पूरा करने के बाद किंतु 18 वर्ष की आयु से पूर्व विवाह को निरीकृत कर दिया हो तो पत्नी को विवाह विच्छेद करने का अधिकार है। यानी यदि किसी लड़की का विवाह 15 वर्ष से पूर्व कर दिया गया हो या 16 वर्ष से पूर्व कर दिया गया हो और 18 वर्ष होने से पूर्व यानी कि 3 साल का जो ये ड्यूरेशन है, उस 3 साल में वो अपने शादी को निरस्त करना चाहते हो या उसे ऐसा लगता हो कि मुझे इस शादी में नहीं रहना, तो वो ऐसा कर सकती है डिवोर्स के थ्रू। तलाक की याचिका कहाँ दायर की जानी चाहिए? प्रतिवादी पति या पत्नी दोनों जहाँ साथ रहते थे वहाँ के व्यवहार न्यायालय में इसे प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी पति और पत्नी जहाँ साथ रहते थे, जैसे पति कहीं बाहर नौकरी कर रहा हो और पत्नी उसके साथ वहीं रहती हो, तो उन लोग उस स्थान पर भी डिवोर्स की मांग कर सकते हैं। अंतिम निवास स्थान जहाँ दोनों साथ रहते थे वहाँ भी याचिका दायर की जा सकती है। यानी जहाँ पति और पत्नी अंतिम समय में, मतलब जो लोग साथ रहते थे जहाँ, वहाँ पे भी उन लोग डिवोर्स के लिए फाइल कर सकते हैं। साथ ही पत्नी जहाँ रह रही है वहाँ किसी भी व्यवहार न्यायालय में, माने यानी अगर वो अपने पति से अलग किसी और शहर में रह रही हो तो वहाँ पे भी वो डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकती है। प्रक्रिया क्या है? तलाक मांगने के लिए तथ्य और आधारों को स्पष्ट रूप से बताते हुए एक याचिका तैयार करने का अधिकार क्षेत्र वाली फैमिली कोर्ट में दायर की जा सकती है। माने सबसे पहले क्या होगा कि तथ्यों और आधारों पर स्पष्ट रूप से एक याचिका दायर कर सकते हैं आप फैमिली कोर्ट में। यदि अदालत याचिका की जांच करने के बाद संतुष्ट हो जाती है तो मामले के साथ आगे बढ़ने का फैसला करती है, तो वह एक नोटिस भेजेगी जहां दूसरे पक्ष को अपने वकील के साथ एक निश्चित तिथि पे पेश होने के लिए बुलाती है। यानी सबसे पहले एक याचिका दायर की जाएगी, उसके बाद याचिका अगर सही होगी तो कोर्ट जो दूसरा पार्टी होगा उसको नोटिस भेजेगी कि आप कोर्ट में प्रस्तुत हो, आपके खिलाफ एक याचिका दायर की गई है, और दूसरा पार्टी जो है वो अपने वकील के साथ कोर्ट में प्रस्तुत होगा। इस स्तर पर अदालत पक्षों की मध्यस्थता के लिए सुझाव देगी और यदि मध्यस्थता इस मुद्दे को हल करने में विफल हो जाती है तो अदालत तलाक की कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। एक निश्चित तिथि पर दोनों पक्ष अदालत के साथ पेश होने के बयान दर्ज कराएंगे, सबूत जमा करेंगे, जिरहा करवाएंगे और यदि कोई हो तो अपने गवाह पेश करेंगे। इसके बाद दोनों पक्षों के वकील अपनी अंतिम दलीलों को पेश करेंगे। अंत में एक निश्चित तिथि पर अदालत फैसला सुनाएगी और तलाक की डिग्री पारित करेगी। पीड़ित पक्ष इस तरह के आदेश के पारित होने के 3 माह के भीतर पारित आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है। अब आते हैं बाल हिरासत। ये बाल हिरासत क्या है? यानी कि आपके जो बच्चे हैं या संतान है उनकी कस्टडी। विवाह टूटने के बाद बाल हिरासत सबसे संवेदनशील मामलों में से एक है, क्योंकि इस मामले में बच्चों को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। अदालतों में किसी भी पक्ष को हिरासत में देने से पहले बच्चों के कल्याण, उनके फाइनेंशियल कंडीशन, उनके लिए सेफ एटमॉस्फेयर, अगर हम बात करें उनके एजुकेशन, उनके ऐसे बहुत से कारक हैं जिसके ऊपर न्यायालय बहुत ध्यान देती है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो कि बच्चे को सफ़र करना पड़े। फिजिकल सिक्योरिटी, बच्चा माता पिता में से एक के साथ रहेगा, दूसरा माता या पिता बच्चे से मिलने और दूसरे माता पिता बच्चे से मिल सकते हैं, यानी किसी एक के पास बच्चे को रखा जाएगा और उसके जो ऑपोजिट पार्टी है वो बच्चे से समय समय पर मिल सकते हैं। इस प्रकार की हिरासत यह सुनिश्चित करती है कि बच्चे के पास बढ़ने का सही वातावरण हो। दूसरा, जॉइंट सिक्योरिटी, एक माता पिता के साथ रहने के बजाय बच्चा पारी पारी से माता और पिता दोनों के साथ रहता है। यह समय अवधि माता और पिता या न्यायालय तय करेगी कि वह बच्चे को दोनों के साथ संपर्क में किस समय और कहाँ रहना है और कैसे रहना है। ये समय अवधि जो है वो अदालत द्वारा तय किया जाएगा। लॉफुल सिक्योरिटी क्या है? जिस माता पिता के पास कानूनी अभिरक्षा है उसका अर्थ है कि उसे अपने बच्चे के लिए निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा।
ये जो सिक्योरिटी है, लॉफुल सिक्योरिटी है, उसमें माता और पिता दोनों में से किसी एक को गार्जियनशिप दिया जाएगा और इसके अंतर्गत बच्चे की जो डिसीजंस है, जो उसके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डिसीजन कौन लेगा, ये सारे फैसले कोर्ट उन पे छोड़ेगी, किसी एक पक्ष पे। इसे लॉफुल सिक्योरिटी कहा जाएगा। थर्ड पार्टी कस्टडी, यदि ना तो पिता और ना तो माता ये दोनों बच्चे की कस्टडी नहीं लेना चाहेंगे या देखभाल करने को तैयार नहीं है, तो अदालत किसी तीसरे पक्ष के पास अभिभावक के रूप में खड़े करने के लिए या किसी तीसरे पक्ष को अभिभावक बनने के लिए आग्रह कर सकता है, या उसके निकट संबंधी भी हो सकते हैं। और जब निकट संबंधी भी बच्चे को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, तो बच्चे को CWC के केंद्र में भेज दिया जाता है। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा बताई गई जो जानकारी है वो आपके लिए यूज़फुल होगी, उससे आपको मदद मिलेगी। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, ताकि और भी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए ला पाऊँ। तब तक के लिए धन्यवाद।